आज जिस तरीके से स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर ने आतंक मचाया भाई, लेजिट मुझे कल रेसल पलूजा के जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच के लिए जॉन सीना की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। और ये कौन सी सेटिंग करने लग गए हैं ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन के साथ। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं आज के स्मैकडाउन के शो को, जो कि रेसल पलूजा से पहले WWE का आखिरी शो था। और अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे तो थोड़ी सी इस वीडियो की रीच में इस वीडियो की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वहां से हमको ये बताया जाता है कि माइकल कोल आज कोई सिट डाउन इंटरव्यू करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर के साथ, और वैसा बोलते बोलते ही वो जाने लगते हैं बैक स्टेज। लेकिन इससे पहले कि पूरा रैंप क्रॉस करके वो अरीना में पीछे जाते, बैक स्टेज जाते, थीम सॉन्ग प्ले होता है ब्रॉक लेसनर का। और ब्रॉक लेसनर को एंट्री करते हुए देख के माइकल कोल की हवाइयां उड़ चुकी थी। रीजन बिल्कुल सिंपल सा था कि मैं तो जा रहा हूं ना बंदे से मिलने, अगर ये बंदा निकल के आया है तो कुछ ना कुछ तो शायद लोचा है। और वहीं पे फिर माइकल कोल कुछ तो बोल रहे थे ब्रॉक लेसनर की, भैया ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। ब्रॉक लेसनर ने कुछ भी नहीं सुना, उन्होंने सीधा माइकल कोल को अपने कंधों पे पकड़ा और उसके बाद वो उनको लेके रिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगर ब्रॉक लेसनर के कंधों पर तुम हो और उसका मूड सही नहीं है तो समझ लो भाई, अब अगर तुम यहां से बच के निकल गए तो तुमने पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छे काम किए होंगे। अगर आप ब्रॉक लेसनर को देखोगे भी ना तो वो माइकल कोल को लेके नहीं जा रहे थे, वो तो घसीट मतलब बस कंधे में पकड़ा ही हुआ था। जिस तरीके से रिंग के अंदर भी उनको घुसेड़ा धक्का दिया, वहां से साफ पता चल गया था कि ब्रॉक लेसनर का मूड बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बाद माइकल कोल हाथ जोड़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं कि भाई छोड़ दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, क्योंकि अभी समझ में नहीं आ रहा कि ये ब्रॉक लेसनर करना क्या चाहता है। उसके बाद उन्होंने कॉलर भी पकड़ लिया तो अब लगा भाई समझ में आ रहा है कि ये अब ठोकने वाला है माइकल कोल को। लेकिन फिर एक बंदा निकल के आता है जो कि माइकल कोल के बहुत खास दोस्तों में से है, और ये नाम था उनके साथ वाले कमेंट्री टेबल पर ज्वाइन करने वाले कोरी ग्रेव्स का। ब्रॉक को लगा भाई चल ठीक है, माइकल कोल के ऊपर तो थोड़ा बहुत मैंने फिर भी रहम खा लिया था। उन्होंने कोरी ग्रेव्स के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं खाया और सीधा एक F5 हिट किया। जिस तरीके से कोरी ग्रेव्स ने उसको सेल भी किया, जैसा उसका पूरा एग्जीक्यूशन था, वो F5 जो बहुत ज्यादा स्मूथ भी लगता है। इसके बाद कैमरा को पकड़ के ब्रॉक लेसनर बोलते हैं जॉन आई एम कमिंग फॉर यू। उसके बाद उन्होंने डी डे करके भी बोला कि डी डे है टुमारो, जिसको अगर आप ये वैसे देखोगे जो मिलिट्री वाली भाषा होती है तो इसमें शायद ऐसे करते हैं जिस दिन अटैक लॉन्च होने वाला होता है, आई एम कमिंग फॉर ब्लड, ऐसा करके उन्होंने सीधा वार्निंग ही दे दी। और उसके बाद भी ब्रॉक लेसनर का जो गुस्सा है वो ऐसे ही शांत नहीं होता। वो प्राइम हाइड्रेशन का जो स्टेशन है उसमें प्राइम की बोतलों को पटक रहे हैं, स्टील स्टेप्स उन्होंने निकाली, वो सिर्फ गुस्से में ही निकाली उन्होंने पटकने के लिए। और इस दौरान उन्होंने देखा कि भैया रिंग में आके तो ये बीच बचाव करने के लिए थोड़े लोग आ गए हैं। वो कोरी ग्रेव्स को देख रहे थे कि हालचाल उनका सही है फिर नहीं। इतने में ब्रॉक लेसनर को फिर से गुस्सा आ गया। और जरा आप देखना, जब ब्रॉक लेसनर रिंग में घुसा, भाई ब्रॉक लेसनर ऐसे घुसा कि वो खुद भी लड़खड़ा गया। इतने गुस्से में ब्रॉक लेसनर रिंग में घुसता है। और उसके बाद उसको क्या करना था, जैसे ही सारे लोग घुसे तो कोरी ग्रेव्स का हालचाल कोई नहीं ले रहा था, क्योंकि कोरी ग्रेव्स का हालचाल लेते लेते सबको समझ में आ गया था कि हमारे हालचाल ही बिगड़ सकते हैं। सारे लोग वहां से जो है बाहर निकल जाते हैं एंड वहां पे क्राउड जो है वन मोर टाइम के भी चैंट लगा रहा था, जो कि बहुत फनी था, क्योंकि यूजुअली हील सुपरस्टार्स को ऐसे चैंट सुनने को मिलते नहीं है। लेकिन क्योंकि ये ब्रॉक लेसनर है तो फैंस ने यहाँ पे ऐसे चैंट लगाए, और जब वो रिंग में घुसे बहुत तगड़े वाले अग्रेशन के साथ, तो इसके बाद उन्होंने एक और F5 कोरी ग्रेव्स के ऊपर हिट किया। मतलब कि पहला F5 लग गया, दूसरा F5 लग गया। और इतना ही नहीं, कल WWE ने ब्रॉक लेसनर की एक फोटोशूट की फोटोज भी रिलीज करी। और भाई यहाँ पे आप ब्रॉक लेसनर का लुक देखो जरा, ये बंदा ऐसा लग ही नहीं रहा कि अपने 50s में एंटर करने वाला है। अगर जो मसल मास अभी भी आप देखोगे वो पूरा उसी टक्कर का है जैसा उनका अर्ली WWE करियर में था। एंड ऑब्वियसली ऐसे मसल मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है तगड़ी वाली मेहनत, और डाइट के लिए आपको अच्छा प्रोटीन भी चाहिए होता है अपनी डाइट में। और अब थोड़ा बहुत मैं भी बता सकता हूं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में मैंने जो अपनी प्रोग्रेशन की है, तो ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए जो प्रोटीन है वो बहुत जरूरी है। एंड इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एंड सर्टिफाइड जो प्रोटीन है वो है नेचुरल्टीन। इवन अपनी खुद की इस ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने इसी ब्रांड का जो प्रोटीन है वो कंज्यूम किया। और प्रोटीन सिर्फ आपकी मसल्स के लिए नहीं, बल्कि आपके बॉडी के सारे टिश्यूज के लिए, आपकी स्किन के लिए, इवन आपकी हेयर की क्वालिटी के लिए भी बहुत जरूरी होता है। और अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट कर रहे हो तो भाई फिर बेस्ट ब्रांड का करो। इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर मेरा नाम ले लोगे शॉर्ट में, आरपंत इज द कोड, तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड आई कैन गारंटी कि प्रोटीन को अपनी डाइट में डालने के बाद आपको आपकी बॉडी में जो चेंजेस फील होंगे उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में आके फिर मुझे थैंक यू करने वाले हो। तो डायरेक्ट अगर आपको वेबसाइट का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ब्रॉक लेसनर जैसी बहुत तगड़ी तो नहीं, लेकिन एक अच्छी लाइफ आप भी मेंटेन कर सकते हो। अब इसके बाद हमारे जो मसल मास वाले ब्रॉक लेसनर हैं वो बैक स्टेज जाते हैं, और बैक स्टेज घुसते ही उन्होंने स्माइल दी। अब जब वो स्माइल दी तो ऐसा लगा यहाँ पे कौन बंदा खड़ा है, और ये बंदा
बंदा कोई और नहीं बल्कि पॉल हेमन खड़े थे अपने ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के साथ में, और यहां पे उन्होंने मतलब ये इंटरेक्शन पहली बात तो अनएक्सपेक्टेड था। अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया तो इन्होंने ऐसे भी दिखाया कि जैसे ब्रॉक लेसनर खुद भी इंटरेस्टेड है पॉल हेमन के साथ बात करने में। उन्होंने उनके कंधे पे हाथ रखा और बोला कि हाँ हमें बात करनी चाहिए। अब देखो ये कितना एक डिफरेंट स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहां से शुरू करी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन के बीच हुआ है तो ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यू यहां पे कुछ सोच के बैठी है। और पॉल हेमन का भी जो लुक है काफी फ्रेश लग रहा था, अपने जो दाढ़ी जो अपने बाल हैं उन्होंने उसको डाई कर लिया था, उसको शॉर्ट कर लिया था, ट्रिम कर लिया था, तो बहुत फ्रेश लुक आ रहा था। अब यहां से ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन के बीच सेटिंग चल रही है, और ये सब पैरेलल चल रहा है किस चीज के, जब स्टोरी चल रही है विजन की, जहां पे सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड, बेकी लिंच ये सब तो हैं ही, और ये अगेंस्ट में है ये रोमन रेंस और सीएम पंक वाली कहानी के। फिर इस डायनामिक में अगर आप ब्रॉक लेसनर को इमेजिन करते हो तो जो पॉसिबिलिटीज हैं चीजों की वो एंडलेस हो जाती है। आने वाली वीडियोस में हम आई थिंक इसको और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ब्रॉक लेसनर यहां से निकल जाते हैं वी शुड टॉक बोल के, और इसके बाद जो फोकस है वो निक ऑल्डिस के ऊपर होता है, क्योंकि निक ऑल्डिस को पता चल गया था भाई ऑलरेडी इतनी भसड़ ब्रॉक लेसनर मचा चुका है। अब यहाँ पे वो जनरल मैनेजर है तो उनका काम मुश्किल ही होगा, तो वो आके बता दे पॉल हेमन को कि देखो भाई अब मुझे और भसड़ नहीं चाहिए। पॉल हेमन कहता है हमें गलत मत समझो, हम तो यहाँ पे शांति का संदेश देने के लिए ही आए हैं। वो कहते हैं कि ऊसोस और ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के बीच जो चल रहा था, कहते हैं अच्छा ऊसोस कहाँ पे हैं, तो निक ऑल्डिस ने बताया कि ऊसोस तो यहाँ पे है नहीं, वो तो इंडियानापोलिस ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इसके बाद कहते हैं ठीक है टेंशन मत लो, हम फिर शो को आगे एंजॉय ही करने वाले हैं, और उसके बाद वो नाइस सूट बोल के निक ऑल्डिस को वहां से चले जाते। तो पॉल हेमन को सूट वगैरह सब प्यार है, बट अभी यहाँ पे इन्होंने इतना ही कह के खत्म नहीं किया था, क्योंकि आगे भी इनको स्टोरी की और प्रोग्रेस करनी थी, जिसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। बट इसके बाद माइकल कोल के ऊपर ही सीधा जो ट्रांजिशन है वो होता है। ट्रॉमेटाइज लग रहे हैं पूरे माइकल कोल, वो खुद कहते हैं कि यार मैंने इतना हेल्पलेस तो कभी फील नहीं किया, और अगर ऐसा ही आने वाला है ब्रॉक लेसनर कल रेसल पलूजा में जॉन सीना के सामने, तो भाई फिर तो जॉन सीना का क्या ही हाल होने वाला। तो ऐसे करके इस मैच की जो इन्होंने हाइप है, जो बिल्ड है, उसको अच्छा करने की कोशिश तो देखो करी है, बट अगेन ब्रॉक और जॉन सीना आमने सामने नहीं थे, तो फिर वो आप कितना ही कह लो कि एफर्ट मारोगे, बट वो एक एलिमेंट फैंस मिस करेंगे ही इस पूरे स्टोरी लाइन के बिल्ड में। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है शो पर, शार्लेट फेयर एंड एलेक्सा ब्लिस वर्सेस चेल्सी ग्रीन एंड एल्बा फायर के बीच में। बहुत ही इसको छोटा मैच उन्होंने रखा, डबल नेचुरल सिलेक्शन के साथ ही एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फेयर की टीम ने यहाँ पे जो चैंपियनशिप है उसको रिटेन कर लिया, और एक सेगमेंट शो पे मल्टीपल टाइम्स दिखाया। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्यों डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा रही है, जहां पे वो ये बता रहे हैं कि ESPN के ऊपर आप कैसे देख सकते हो रेसल पलूजा को, क्योंकि मैं देख रहा था कि ESPN का इन्होंने जो पूरा बनाया है सेक्शन, कुछ ESPN प्लस है, कुछ ये है, कुछ वो है। डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस यूएस में कंफ्यूज है कि इसको देखना कैसे है, तो इन्होंने पूरा ऐसे चलाया है आर-ट्रुथ के सेगमेंट्स के साथ, अलग अलग सेगमेंट के साथ, कि कल रेसल पलूजा फैंस मिस ना करे। तो ये भी इनकी जो है अजबी कहानी और हिसाब किताब चल रहा था। अब इसके बाद आते हैं ब्रॉनसन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर, जिन्होंने अटैक लॉन्च कर दिया फ्रैक्सियम के ऊपर। पॉल हेमन इसके बाद रिंग में होते हैं, प्रोमो कट करते हैं और कहते हैं कि ये जो मरे पड़े लोग तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये ऊसोस की याद दिलाते हैं हमें, क्योंकि ऊसोस भी ऐसे मरे पड़े थे। और वो रेसल पलूजा के लिए स्पॉइलर देते हैं कि ऊसोस की बैंड बजने वाली है, लेकिन तभी फ्रैक्सियम के ये दोनों बंदे ऊपर चढ़े हुए होते हैं और ये ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड के ऊपर गिर जाते हैं। मस्त इन्होंने जो आउटसाइड डाइव्स है वो लगाई, जिसके बाद निक ऑल्डिस ने आके इनका मैच ऑफिशियल कर दिया। यहाँ पे टैग टीम मैच शुरू हो जाता है, लेकिन उस दौरान पॉल हेमन के ऊपर अगर आप नजर डालोगे तो वो किसी के साथ फोन पे बात कर रहे थे। तो पता नहीं है वो स्टोरी को डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे लेके जाएगी आगे, लेकिन जब भी पॉल हेमन फोन पे बात करता है तो वो कुछ ना कुछ आगे जाके क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो लेट्स सी यहां से क्या करेंगे। वैली ड्राइवर उन्होंने लगाया, सुनामी के लिए वो जाते हैं, और वो क्या मस्त सीक्वेंस था, जब ब्रॉनसन रीड की सुनामी लगने तो नहीं दी पहले, लेकिन भाई पकड़ के फेंका ऐसे, और मिड एयर में ही ऑलमोस्ट ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर हिट किया, सुनामी हिट की, और इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड वाला मैच जीत जाते हैं। अब फाइनली जाके पॉल हेमन को सही से बोलने का मौका मिला। कहते हैं मैं स्पॉइलर देने वाला हूं रेसल पलूजा के लिए, ये लोग तुम्हारे विनर्स होंगे। और उसके बाद ऊसोस भी हमें टाइटनट्रॉन से दिखते हैं, हम ये करेंगे वो सब था, लेकिन उसमें कुछ इतना इंटरेस्टिंग था, वो बहुत ही उन्होंने ऑब्वियस बातें बोली। लेकिन जो ऊसोस का डायलॉग रहता है, वेलकम टू दी ऊसोस पेनिटेंशियरी, वो वाला डायलॉग उन्होंने आज काफी टाइम के बाद बोला, जो कि सुन के वो नॉस्टैल्जिया वाला टाइम में फिर से चले गए। और आई थिंक ब्लड लाइन वाले पूरे टाइम में भी इतना ज्यादा इन्होंने इस डायलॉग का यूज किया नहीं था, इस फ्रेज का यूज किया नहीं था, तो वो सुनना यहाँ पे यूनिक लगा। तो ऐसे करके इन्होंने जो इस मैच की जो बिल्ड है उसको भी प्रोग्रेस किया। इसके बाद शो पर नेक्स्ट आती है नाया जैक्स, और वो कहती है मैं सिक एंड टायर्ड हूँ इस विमेंस डिवीजन से, सारे लोग अपने आप को
को अल्फा फीमेल बुलाते हैं, लेकिन असली अल्फा फीमेल मैं हूं। उन्होंने मॉक किया टिफनी स्ट्रैटन को, उनकी आवाज निकाल के, जो कि बहुत ज्यादा ही इरिटेटिंग लग रही थी कानों में। उसके बाद वो जेड कारगिल की भी तारीफें करती हैं कि दिखने में तो वो अच्छी है, लेकिन रिंग में आके तो तुम सबको एनाइलेटर ही पढ़ना है। इसके बाद टिफनी स्ट्रैटन निकल के आती हैं और वो कहती हैं कि लोग तुम्हारी बातों से परेशान है जो तुम बकवासें करती हो। और टिफनी स्ट्रैटन को अगर आप देखोगे तो उन्होंने थोड़ा सा साइज लूज किया है, वो शायद थोड़ा थिन होने की तरफ देख रही है। अगर आपको उनका बैकग्राउंड पता होगा तो वो पहले आई थिंक बॉडी बिल्डिंग में थी, तो शायद वो कुछ तो अपनी शेप में चेंज करें, जो कि क्लियर आज विजिबल लग रहा था टिफनी स्ट्रैटन को देख के। अब इसके बाद जेड कारगिल भी आती हैं और आई पूरे तूफान अपने स्टॉर्म के साथ। यही पहले उधर उन्होंने ऑफिशियल्स को गिराया और उसके बाद सीधा ये मार पिटाई की तरफ ही जाने के लिए लगते हैं, लेकिन ऑफिशियल्स यहाँ पे आए और निक ऑल्डिस ने मैच ऑफिशियल कर दिया अगले स्मैकडाउन के शो के लिए, जहां पे ट्रिपल थ्रेट मैच में टिफनी स्ट्रैटन अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। ओरिजिनली इसको देखा था कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू रेसल पलूजा में कर सकती है, इन्होंने इवन चेयर के ऊपर कुछ लगा भी दिया था, वहां पे एडवर्टाइज भी कर दिया था, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू इसको अगले स्मैकडाउन के शो पर करेगी। और वैसे भी आजकल डब्ल्यूडब्ल्यू पीएलईस के अंदर ज्यादा मैचेस करवाने में बिलीव करती नहीं है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है सैमी ज़ेन वर्सेस कार्मेलो हेज का। कार्मेलो हेज को देख के लग तो रहा था ऐसे कि जैसे कि वो इस मैच में शायद हरा सकते हैं, जिस तरीके से काफी सारे क्लोज फॉल्स हमने देखे कार्मेलो हेज के मूव्स के ऊपर। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हेलुआ किक ज्यादा लगाना पसंद नहीं आ रहा सैमी ज़ेन को, या फिर ब्लू थंडर बॉम्ब को भी ये थोड़ी ज्यादा क्या बोले उसे इंपैक्टफुल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ब्लू थंडर बॉम्ब फिनिशर के ऊपर ही, सिग्नेचर के ऊपर ही जो पिनफॉल है वो हो जाता है। तो शायद वो ऐसा दिखा रहे हैं कि यार ये वाला मूव भी अगर सैमी ज़ेन का लग जाएगा ना तो मैच जीत जाएगा वो बंदा, क्योंकि इससे पहले मुझे याद आ रहा है कि किसी एक मैच में सैमी ज़ेन इसी तरीके से जीते थे। बाकी तो अभी यूएस चैंपियन वो हैं, तो कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट उनके साथ करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास चैंपियनशिप होती है तो नजरें आपके ऊपर बहुत ज्यादा होती हैं। इसके बाद शो पर ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का हमको पार्ट 2 भी दिखता है, जहां पे वो इनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पे छोटा सा ब्रॉक लेसनर का एक सिट डाउन वाली बातचीत भी थी, और उसके बाद वो कहते हैं कि ये क्या चल रहा है जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर, क्या फेयरवेल टूर इसका चल रहा है, आई एम अबाउट टू एफ दैट अप, ऐसे करके उन्होंने बोला, जिसको ऑब्वियसली सेंसर किया गया था। और ये देखना थोड़ा यूनिक सा लगा कि अच्छा ब्रॉक लेसनर से भी उन्होंने कुछ इस पैकेज के लिए बुलवा के रखा था, तो थोड़ा सा ज्यादा ही बुलवा लेते तो शायद थोड़ी और ब्रॉक लेसनर की जो बातें हैं वो हमको सुनने को मिल जाती। बाकी उनका जो पूरा अग्रेशन है वो तो शुरुआत में दिख गया था वो कैमरा पे देख के। और वॉइस क्रैक ना हो ब्रॉक लेसनर की, अगर वो चीख चिल्ला के बोल रहे हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो हमने स्मैकडाउन के शुरुआत वाले सेगमेंट में वहां पे भी देखा था। इसके बाद सोलो सिकोवा की तरफ से भी एक सेगमेंट था, और यहाँ पे वो बता रहे हैं यहाँ पे सोलो सिकोवा के ऊपर खुद इतनी हाइप तो अभी है नहीं, और ये सोचो हाइप कर रहे हैं टोंगा लोआ को। सोलो सिकोवा कहते हैं मेरे सारे ब्लड लाइन के यार दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया, मेरे पास आखिरी जो मेरा सोल्जर बचा है वो है टोंगा लोआ, तू हाकू का बेटा है, वो डेंजरस था तो इसका मतलब तू भी डेंजरस है, लॉयल्टी को रिवॉर्ड किया जाएगा। और उधर से फिर जो टोंगा लोआ है वो भी कंधे पे हाथ रख के सोलो सिकोवा के बोलता है आई लव यू सोलो। तो ये पता नहीं क्या टोंगा लोआ को भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मुझे मीम मटेरियल वाला सेगमेंट ज्यादा लगा, ऐसा नहीं लगा कि सही में यहाँ पर कोई सीरियसनेस इस चीज से ऐड हुई, क्योंकि पहले तो तुम्हें सोलो सिकोवा के ऊपर खुद ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तुमने उसका जो रिसेंट टाइम में हाल किया है वो थोड़ा बेटर होने की जरूरत है, स्पेशली अब जब उनके पास यूएस चैंपियनशिप भी नहीं है। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होनी थी कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर के। इस मैच की सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर की एंट्रेंस होती है, फिर कोडी रोड्स आते हैं, और कोडी रोड्स आके बताते हैं याद है 15 साल पहले क्या हुआ था एग्जैक्ट आज के दिन, हम लोग चैंपियनशिप जीते थे। और पता है बैक स्टेज इसके बारे में कौन बात कर रहा था? कोई भी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि लोगों को हम इंपॉर्टेंट ही फील नहीं हो रहे थे उस टाइम पे। लोग अपने पैसे आते हैं उसको खर्च करते हैं कुछ बेस्ट लोगों को देखने के लिए, और उसमें से हम बेस्ट नहीं थे। कहते हैं तू रॉयल रंबल जीता, तू चैंपियन बना, तूने बीस्ट को स्ले किया, लेकिन आजकल जो तू चीज कर रहा है तो सिर्फ एक कीबोर्ड वॉरियर है। तो चल निकाल अपना फोन और एक और कुछ कर वायरल सी चीज। और सही में लेजिट ड्रू मैकिंटायर ने अपना फोन निकाला और थैंक यू कोडी का उन्होंने ट्वीट लाइव ही कर दिया उसी समय बैठे बैठे। और ये काफी ज्यादा बोल सकते हो सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है ड्रू मैकिंटायर का, अपने लाइव चलते हुए शो में ऐसे ट्वीट करने का, जिसके ऊपर लाइक्स वगैरह भी काफी ज्यादा ठुक गए थे। उसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। एंड देन उसके बाद सवाल ही पूछते हैं कोडी रोड्स की इसका क्या मतलब है। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि देख मुझे शुरुआत से ही चाहिए था एक टाइटल शॉट जहां पे कोई भसड़ ना हो, कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं, कोई स्क्रू करने वाला हिसाब किताब नहीं। और मुझे पता है तू कॉर्पोरेट चैंपियन है तो तू ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। तो मतलब वो खुश है कि अब मुझे पहली बार सीधा सामने कोई बंदा मिला जिसको मैं फोड़ूंगा और उसके बाद में चैंपियन बन जाऊंगा। ड्रू मैकिंटायर ने वो बात भी बोली कि कैसे आने वाले टाइम में ये सारे बंदे तेरे ऊपर ही टर्न करेंगे, क्योंकि इसके बाद इन्हें अगला फ्लेवर चाहिए होगा। तो कोडी रोड्स
रोड्स कहते हैं अच्छा लेगेसी की बात होगी ना, तो तेरी लेगेसी यही होगी कि ESPN के डेब्यू वाले शो पर जो PLE हुआ वहां पे कोडी रोड्स ने ड्रू मैकिंटायर को हराया। उसके बाद गुस्से में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, ड्रू मैकिंटायर ने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, और उसके बाद जो ग्लासगो किस हिट करी भाई ड्रू मैकिंटायर ने कोडी रोड्स को, बहुत ज्यादा तगड़ी ऐसे ब्रूटल लग रही थी। इसके बाद इनके बीच में जो मारा मारी है वो होनी शुरू हो जा रही है, एंड देन उसके बाद में फिर से जाते हैं उसी क्लेमोर के लिए जो अनाउंसर डेस्क पे उन्होंने पहले मारी थी, लेकिन वो रुक जाते हैं कि भाई अगर मैंने इसे अभी मार दिया तो मेरा तो मैच भी कैंसिल हो सकता है। तो वो स्मार्ट मूव दिखाते हैं, जाने लगते हैं, लेकिन कोडी रोड्स वहां पे रुके नहीं, आउटसाइड डाइव लगाई, फिर एकदम से फिर से इनके बीच में ब्रॉल होनी शुरू हो जाती है, लेकिन एंड में एक तगड़ा वाला बूट हिट किया ड्रू मैकिंटायर ने कोडी रोड्स को, और कहते हैं कि आराम से आज रात सो जा इस चैंपियनशिप के साथ, क्योंकि कल तो मैं इसको लूटने ही वाला हूं। तो आज के स्मैकडाउन को मैं रेट करूंगा 4 स्टार। अच्छा ये शो था, एंड नेचुरल टीन प्रोटीन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में ही मिल जाएगा। अब सारा जो इंतजार है वो है रेसल पलूजा प्रीमियम लाइव इवेंट का। लेट्स सी वहां पे WWE क्या क्या धमाके करती है। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।